दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित खबर इज द न्यू इकोनॉमी क्रिएटिंग न्यू जॉब्स और द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर इंडिया ग्लोबल फोरम टू ब्रिंग टुगेदर लीडर्स ऑफ न्यू यूनिकॉर्न्स एंड यूनियन मिनिस्टर्स के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 के भारतीय अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं, जिसका विषय है भारत में स्टार्टअप्स। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। हम सभी इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि हमारे समाज और अर्थव्यवस्था में व्यवसाय की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। व्यवसाय एक रचनात्मक और प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक गतिविधि है जो हमारे समाज और अर्थव्यवस्था को आकार देने में लगातार योगदान देती है। छोटे स्तर से शुरू करके व्यापार को असीमित ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है। व्यापार को बढ़ावा देने और छोटे व्यापार की शुरुआत यानी स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बेंगलुरु में 2 दिवसीय इंडिया ग्लोबल फोरम की सालाना बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े उद्योगपतियों ने भाग लेकर भारत में स्टार्टअप्स और उद्योगों को बढ़ावा देने के उपायों की विस्तार से चर्चा की। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के हालिया आंकड़ों में भी भारत में स्टार्टअप्स की स्थिति को उजागर किया गया है। इस सर्वे के अनुसार वर्ष 2021 में 14,000 स्टार्टअप्स को मान्यता प्राप्त हुई, तो वहीं यूनिकॉर्न की संख्या भी 83 हो गई है। इससे भारत का यूनिकॉर्न हब में अमेरिका और चीन के बाद तीसरा स्थान हो गया है। आपको बता दें कि जिन स्टार्टअप्स कंपनियों का मूल्य $1 अरब से ज्यादा होता है उन्हें यूनिकॉर्न कहा जाता है। भारत में वर्ष 2021 में रिकॉर्ड 44 यूनिकॉर्न स्थापित हुए। तो इन सब चर्चाओं और घटनाक्रम ने स्टार्टअप्स को केंद्र में ला दिया है। तो आज के इस ऑडियो आर्टिकल में हम स्टार्टअप्स और भारतीय अर्थव्यवस्था में इनकी भूमिका को जानेंगे। इसी के साथ जानेंगे इस दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों और इनसे संबंधित चुनौतियों को व इन चुनौतियों के संभावित उपायों को। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये स्टार्टअप्स क्या हैं। स्टार्टअप यानी किसी व्यवसाय का शुरुआती चरण। स्टार्टअप कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत ऐसी निजी कंपनी होती है जिसकी अस्तित्व अवधि 10 साल से कम और वार्षिक टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से कम हो। हालांकि पहले किसी कंपनी को स्टार्टअप माने जाने के लिए अस्तित्व अवधि 5 वर्ष और टर्नओवर सीमा 25 करोड़ रुपए थी। वर्तमान की बात करें तो इस समय दुनिया भर में 150 मिलियन स्टार्टअप्स मौजूद हैं और लगभग 50 मिलियन स्टार्टअप्स हर साल स्थापित किए जा रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2021-22 में नए मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 14,000 से ज्यादा हो गई है, जो 2016-17 में केवल 733 थी। तो कुल मिलाकर 10 जनवरी 2022 तक भारत में 61,400 से ज्यादा स्टार्टअप्स मौजूद थे, जिन्हें DPIIT यानी उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा मान्यता दी गई। पिछले 10 वर्षों में स्टार्टअप्स की संख्या तेजी से बढ़ी है। बेंगलोर भारत के प्राथमिक स्टार्टअप हब के रूप में उभरा है, लेकिन महत्वपूर्ण स्टार्टअप्स गतिविधियां मुंबई और NCR यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के साथ साथ कुछ छोटे शहरों में भी हो रही हैं। कुल 11,308 स्टार्टअप्स के साथ महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं। वर्ष 2021 के दौरान 555 जिलों में कम से कम एक नया स्टार्टअप था, जबकि 2016-17 में ये संख्या केवल 121 थी। यदि स्टार्टअप्स में निवेश की स्थिति पर नजर डालें तो वर्ष 2021 में निजी इक्विटी निवेश $77 बिलियन था, जिसमें से $42 बिलियन का निवेश शुरुआती चरण के उपक्रमों यानी स्टार्टअप्स में किया गया था। अब बात यूनिकॉर्न की करें तो भारत में कुल 83 यूनिकॉर्न हैं, जिनका कुल मूल्य लगभग $277 अरब है। भारत में यूनिकॉर्न की बढ़ती संख्या देश में स्टार्टअप्स के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जिससे विभिन्न स्टार्टअप्स को न केवल आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भी स्टार्टअप्स की भागीदारी बढ़ेगी। गौरतलब है कि अधिकांश यूनिकॉर्न सेवा क्षेत्र में कार्यरत हैं। चलिए अब आगे ये जानते हैं कि स्टार्टअप्स की भारतीय अर्थव्यवस्था में भूमिका क्या है। तो भारत में नौकरियों के सृजन और रोजगार के अवसर प्रदान करने में स्टार्टअप इकोसिस्टम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो इनमें उद्यमियों के बीच एक निर्धारित उद्देश्य के साथ स्टार्टअप स्थापित करने और लाखों बेरोजगार लोगों को अवसर प्रदान करने की
एक प्रतिस्पर्धा चल पड़ी है। क्योंकि भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम में उद्यमी निवेशकों को अपने स्टार्टअप में निवेश करने के लिए आमंत्रित करते हैं, इसलिए निवेशकों को भी इन स्टार्टअप से लाभ मिल रहे हैं। इस इकोसिस्टम का एक प्रमुख उद्देश्य आय के एक समान पुनर्वितरण को प्रोत्साहित करना भी है। साथ ही स्टार्टअप्स ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लघु उद्योगों के निरंतर विकास से अंततः शिक्षा, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य जैसे विभिन्न विकासशील क्षेत्रों को बढ़ावा मिलता है। इसी के साथ भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम स्थापित कंपनियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा देने के साथ कम कीमतों पर बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद बेचते हैं, जिससे बिक्री में वृद्धि के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन भी होता है। गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की आसान उपलब्धता से व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार के साथ साथ जीवन स्तर भी बेहतर होता है। एक स्टार्टअप सामान्य रूप से जीवन स्तर में सुधार के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकियों को भी शामिल कर सकता है, जिससे भारत में नवीन तकनीकों के विकास के साथ रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। भारत में विनिर्माण क्षेत्र में भी स्टार्टअप्स की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे उत्पादों और सेवाओं का निर्यात बढ़कर विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद मिलती है। स्टार्टअप संस्कृति का विकास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका बढ़ा सकता है। बड़े पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन करने वाले स्टार्टअप्स द्वारा उत्पादों और सेवाओं को अन्य देशों में निर्यात कर विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में भूमिका निभाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इससे देश में विदेशी मुद्रा भंडार में भी वृद्धि होती है। स्टार्टअप इकोसिस्टम न केवल एक क्षेत्र या उद्योग का निर्माण करता है, बल्कि समग्र आर्थिक विकास भी सुनिश्चित करता है। इसके अलावा स्टार्टअप्स जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करके आर्थिक विकास को बढ़ाने में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करके घरेलू स्तर पर अधिक राजस्व उत्पन्न करना संभव है। एक इकाई से शुरू हुआ एक व्यवसाय विभिन्न प्रकार की इकाइयों में मांग सृजित करके अन्य उद्योगों के आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित करता है। विश्व बैंक के मुताबिक आने वाले समय में भारत फिर से आर्थिक विकास के साथ सबसे तेज आर्थिक समृद्धि करने वाला देश बन सकता है। इस सब के नजर आइए नजर डालते हैं कि स्टार्टअप्स के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो आजादी के बाद से भारत में विनिर्माण क्षेत्र सरकारी नियंत्रण में रहा, जिसके फलस्वरूप भारत में विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के अभाव में सीमित मात्रा में विकास हुआ। 1991 में उदारवादी नीतियों को अपनाने के कारण भारत में विनिर्माण क्षेत्र में विकास शुरू तो हुआ, लेकिन उसकी गति काफी धीमी रही। लगभग एक दशक पूर्व से भारत में विनिर्माण क्षेत्र के विकास में तेजी देखी जा रही है। इसका प्रमुख कारण सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयास हैं। विनिर्माण क्षेत्र में विकास के लिए स्टार्टअप्स का विकास भी जरूरी है। मसलन भारत में यदि स्टार्टअप्स का विकास होता है तो निश्चित ही विनिर्माण क्षेत्र का विकास होगा, किंतु विनिर्माण के विकास से स्टार्टअप्स का विकास आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसका लाभ बड़ी कंपनियां उठा ले जाती हैं। अब यदि सरकार द्वारा भारत में विनिर्माण क्षेत्र और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों को देखें तो सरकार ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत विजन के साथ स्टार्टअप्स इंडिया मुद्रा योजना, स्टार्टअप्स इंडिया सीड फंड स्कीम आदि योजनाएं शुरू की हैं। भारत को नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी देने वाले देश में बदलने के दृष्टिकोण के साथ स्टार्टअप्स इंडिया योजना शुरू की गई। स्टार्टअप्स इंडिया योजना की बात करें तो स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी कि DPIIT के तहत शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। इसका मकसद एक मजबूत इकोसिस्टम का विकास करना है, जो स्टार्टअप व्यवसायों के विकास के लिए अनुकूल होने के साथ स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा दे और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करे। इस पहल के जरिए सरकार का उद्देश्य नवाचार और डिजाइन के माध्यम से स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बनाना है। 10,000 करोड़ रुपए के फंड से शुरू की गई इस योजना के तहत देश भर के स्टार्टअप्स को 3 साल के लिए टैक्स और पूंजीगत लाभ कर से छूट दी गई है। इसके तहत कुछ अन्य लाभ भी हैं, जैसे पेटेंट पंजीकरण में 80% तक की कमी करने, ट्रेडमार्क भरने की फीस 50% तक, मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने, सरल प्रवेश और निकास मानदंड, बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा आदि। इसी के साथ वर्ष 2015 में मुद्रा योजना की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत देश के लोगों को खुद का छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए
50,000 से 10 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। तो वहीं 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई स्टैंड अप इंडिया योजना का मकसद महिलाओं तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। इसके अलावा सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित कानूनों में भी सुधार किया है, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की स्थिति में लगातार सुधार देखने को मिला है। वहीं सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 16 जनवरी को स्टार्टअप्स दिवस मनाने की घोषणा भी की गई है। दरअसल ये दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन वर्ष 2016 में स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की गई थी। अब इस पूरी चर्चा के क्रम में हमें ये समझना भी जरूरी है कि स्टार्टअप्स की राह में आखिर क्या चुनौतियां हैं। तो स्टार्टअप्स की भूमिका और सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से स्टार्टअप्स की स्थिति खुशहाल नजर आती है, जबकि ऐसा है नहीं। ये क्षेत्र भी चुनौतियों से जूझ रहा है। तो सबसे पहली चुनौती की बात करें तो वो इसकी सफलता दर है, क्योंकि स्टार्टअप्स की सफलता दर बहुत कम होती है। मसलन 10 में से केवल एक उद्यम ही सफल हो पाता है। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिदिन 1,37,000 स्टार्टअप्स स्थापित होते हैं, तो वहीं 1,20,000 स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं। भारत में स्टार्टअप्स की विफलता का प्रमुख कारण उद्यमशीलता का विकसित नहीं हो पाना है। दरअसल भारत में युवाओं का एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी करके आराम से जीवन व्यतीत करना चाहता है, तो ऐसे में युवाओं में उद्यमशीलता का विकास कैसे होगा? इसी के साथ भारत में स्टार्टअप्स शुरू करने के लिए प्रतिभा की कमी भी इनकी असफलता का एक कारण है। इसके अलावा वित्त की अपर्याप्त उपलब्धता भी स्टार्टअप्स के विकास में बाधक है। तो वहीं स्टार्टअप की ब्रांडिंग और विकास की रणनीति का अभाव भी स्टार्टअप को विकसित नहीं होने देता। कोविड-19 महामारी ने तो जैसे स्टार्टअप्स के विकास पर ग्रहण सा लगा दिया है। कोविड-19 महामारी ने पहले से स्थापित स्टार्टअप्स को न केवल हानि पहुंचाई, बल्कि इस दौरान वित्त की कमी ने स्टार्टअप्स के विकास को भी बाधित किया है। इस महामारी के बीच बेरोजगारी सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दा बनी। ऐसे में स्टार्टअप्स द्वारा रोजगार के साधन उपलब्ध कराना भी एक बड़ी चुनौती है। इसके अतिरिक्त जब कभी किसी विकसित देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों को बढ़ाया जाता है, तो उन देशों के निवेशकों द्वारा अन्य देशों में मौजूद शुरुआती स्टार्टअप्स में निवेश बहुत कम किया जाता है। इससे स्टार्टअप्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग की समस्या आने लगती है। जैसे हाल ही में अमेरिकी फेडरल बैंक ने बॉन्ड यील्ड को 0.4% से बढ़ाकर 1.6% कर दिया, जिससे भारत सहित अन्य विकासशील देशों के स्टार्टअप्स में निवेश के कम होने की संभावना है। एक महत्वपूर्ण चुनौती ये भी है कि कुछ स्टार्टअप्स केवल लाभ के मकसद से झूठे वादे करके स्थापित किए जाते हैं, जो न केवल उपभोक्ताओं को गुमराह करते हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था और निवेशक के लिए सिरदर्द बन जाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण एलिजाबेथ होम्स की कंपनी थेरानोस का है, जिसने एक ऐसी ब्लड टेस्ट किट विकसित करने का दावा किया जो एक टेस्ट में विभिन्न प्रकार की बीमारियों का पता लगा सकती है। इस स्टार्टअप ने अपने दावे के बल पर $700 मिलियन के निवेश को आकर्षित किया। हालांकि ये दावा झूठा साबित हुआ। अन्य चुनौतियों की बात करें तो इनमें साइबर सुरक्षा का मुद्दा सामने आता है, जो मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े स्टार्टअप्स के आगे एक रुकावट बनता है। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े स्टार्टअप्स साइबर सुरक्षा के लिए उपाय करने में इतने सक्षम नहीं होते, जिससे वे आसानी से साइबर हमलावरों का शिकार बन जाते हैं। इसके अलावा भारत में अनेकों स्टार्टअप्स ऋण की समस्या से ग्रस्त हैं, लेकिन सरकारी पेचों के कारण ये अपनी कंपनी बंद नहीं कर पाते, जिसके कारण अनावश्यक रूप से इन्हें कंपनी चलायमान रखनी होती है, जो उनको और ज्यादा ऋणग्रस्त बनाती है। कई बार स्टार्टअप्स बैंकों को भी ऋण के चक्र में फंसाते हैं। एक आंकड़े के अनुसार कॉर्पोरेट बैंक ऋण 2008 के 18 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2014 में 54 लाख करोड़ रुपए हो गया। आइए अब इन सब चुनौतियों के बीच समझते हैं कि ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है। तो समाज को अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उद्यमों की भी आवश्यकता होती है। हालांकि असफल हो जाने की संभावना के कारण वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। आवश्यकता है कि उनकी विफलता की बाधाओं को कम आंका जाए, क्योंकि 10 में से एक उद्यम तो सफल होता ही है। इसलिए 10% सफलता की संभावना तो बनी ही रहती है। लेकिन चूंकि कोई ये नहीं जानता कि कौन सा उद्यम सफल होगा, इसलिए सफलता की बाधाओं के बारे में भ्रमित उद्यमियों को स्वतंत्र रूप से विविध प्रयासों के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। ये उच्च विफलता दर अपने आप में कोई समस्या नहीं है, बल्कि समाज को
नवाचार, उत्पादकता और रोजगार सृजन के लाभों का दोहन करने के लिए केवल कुछ सफलताओं की आवश्यकता है। स्टार्टअप्स के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उद्यमशीलता होती है, जिसके लिए व्यावसायिक शिक्षा को व्यवहार में उतारने की जरूरत है। साथ ही समाज में उद्यम के प्रति धारणा बदलने के लिए एक ओर जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को गंभीरता से क्रियान्वित करने की दरकार है, वहीं दूसरी तरफ समाज में भी उद्यम के प्रति माहौल बदलने के प्रयास व्यक्तिगत स्तर पर किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा सरकारी स्तर पर स्टार्टअप्स के लिए चलाई जा रही योजनाओं की मॉनिटरिंग होती रहनी चाहिए, ताकि समय के अनुसार इन योजनाओं में बदलाव होता रहे। इसके अलावा स्टार्टअप्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया जाना चाहिए, जिससे इनकी सफलता दर में वृद्धि हो सके। कोविड महामारी के दौर में वित्त की कमी को दूर करने के लिए विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहित करने वाले उपायों में वृद्धि किए जाने की भी जरूरत है। साथ ही जरूरत इस बात की भी है कि भारत के सरकारी व निजी बैंकों का सशक्तिकरण किया जाए, जिससे स्टार्टअप्स को ऋण प्राप्त करने में आसानी हो। भारत में विनिर्माण क्षेत्र के विकास और निर्यात को बढ़ावा तभी दिया जा सकता है जब भारत में उभर रहे स्टार्टअप्स और व्यवसायों को आगे बढ़ने का पूरा अवसर प्राप्त हो। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। भारत में स्टार्टअप्स की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी करते हुए इनके समक्ष आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिए।